अस्सलाम वालेकुम। हम ओ लेवल कॉमर्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सिलसिले में हम कोशिश ये कर रहे हैं कि बच्चों को, चूँकि आम तौर पे वो लोग कॉमर्स अटेम्प्ट करते हैं जो प्राइवेटली दे रहे होते हैं, और वो साथ में बिज़नेस स्टडीज़ भी दे ही रहे होते हैं, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स उनके क्लियर होते हैं। कुछ कॉमर्स के नए कॉन्सेप्ट्स हैं, डिफरेंट हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। और थोड़ा सा क्विक रिव्यू है जो एग्ज़ाम से पहले बच्चों को सपोर्ट कर सके कि उनकी तैयारी में हेल्प हो जाए। लास्ट सेशन है हमारा कॉमर्स के रिव्यू का। चैप्टर 13, 14, 15 तीन चैप्टर्स रह गए हैं, वो एक साथ हम कवर करेंगे। बिजनेस यूनिट्स बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, बेसिक सी बातें हैं। हाँ, इसमें जो एडिशनल आएगा वो डॉक्यूमेंट्स, और मैंने आपको बार बार कहा है कि कॉमर्स में जो मेन डिफरेंस आपको मिलेगा वो डॉक्यूमेंट्स का मिलेगा। एक इंश्योरेंस का टॉपिक नया है, बाकी डॉक्यूमेंट्स की इंफॉर्मेशन है। तो बिजनेस यूनिट की बात करें तो बिजनेस यूनिट वेयर टू साइट देयर premises इज अ मेजर डिसीजन फॉर बिजनेस, और उसमें डिपेंड करता है कि वो कितनी बड़ी साइज़ है, उसका स्केल ऑफ ऑपरेशंस क्या है, किस टाइप का बिज़नेस कर रहा है। गवर्नमेंट जो है वो कोशिश करती है कि जो डिस्पैरिटीज़ हैं बिजनेसेस की, किसी जगह पे किसी तरह से वो रिजॉल्व कर सके। आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि ऐसा ना हो कि रेजिडेंशियल एरिया में बिज़नेस ज़्यादा हो जाए, ऐसा ना हो कि फ़लाने एरिया में बिज़नेस ज़्यादा हो जाए, ऐसा ना हो कि इस तरफ बिज़नेस ज़्यादा निकल जाए। तो गवर्नमेंट की सर्टेन प्रेफरेंसेस होती हैं। भाई ये इलाका हमने रखा है, यहाँ से हमारा वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा बन गया है, यहीं दूसरा बिज़नेस भी खोल लो, भाई दूसरी फैक्ट्री भी यहीं खोल लो, यहीं से मैनेज कर लेंगे वेस्ट को। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिसिटी का बेहतर सिस्टम सप्लाई का कर दिया है, यहीं पे सारे बिज़नेस ले आओ, ज़्यादा फैक्ट्रियाँ खोल लो। तो गवर्नमेंट के प्रेफरेंसेस होते हैं, जो कि गवर्नमेंट कोशिश करती है कि बिज़नेस के प्रॉब्लम्स भी हल हो जाएँ और उसकी एफर्ट्स भी कम लगें। तो वो क्या करती है, वो बिज़नेस डेवलपमेंट एरियाज़ डिफ़ाइन कर देती है। वो जो है वो सबसे पहले तो देखती है कि कुछ एरियाज़ को डेवलपमेंट एरियाज़ कह देती है। These areas can be created and grants offered to contribute to land purchase and new buildings, leading to new jobs in the area of high unemployment. गवर्नमेंट ने देख लिया कि इन इलाकों में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, यहाँ पे बिज़नेस खुलवाना चाहती है, तो इसको कह देती है ये डेवलपमेंट एरिया, यहाँ पे हमें काम करना है। जो यहाँ पे ज़मीन खोल के फैक्ट्री लगाएगा उसको हम फैक्ट्री खरीदने की कॉस्ट में कंपनसेशन कर देंगे, ज़मीन सस्ती दे देंगे और कोई हेल्प कर देंगे, ताकि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कम हो। ये एक एरिया था जहाँ बहुत हाई अनएम्प्लॉयमेंट थी, तो यहाँ पे खोल लो भाई। फिर इंटरमीडिएट एरियाज़ भी हो सकते हैं, जहाँ डेवलपमेंट एरिया से कम अनएम्प्लॉयमेंट होगी, लेकिन फिर भी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही होगी, लोगों के हालात अच्छे नहीं होंगे। इसको भी गवर्नमेंट टारगेट कर सकती है, बिल्कुल ही तरह से जैसे कि डेवलपमेंट एरिया को टारगेट करती है। रेंट्स चीप करके दे दे, यहाँ पे गवर्नमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दे वर्कर्स को। फिर एक अल्टीमेट तरीका है एंटरप्राइज जोन बना दे गवर्नमेंट। ये कोई जगह होती है, किसी भी जगह को मार्क कर दिया जाता है कि यहाँ से यहाँ तक एक एंटरप्राइज जोन है, यहाँ पे जो भी आएगा उसको ये वाली फैसिलिटीज सस्ती मिलेंगी, ये वाली फैसिलिटीज सस्ती मिलेंगी। ठीक है, जैसे पाकिस्तान में कई, कराची में बहुत सारे एंटरप्राइज जोन। यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट के टैक्स के रेट्स कम हो जाते हैं, यहाँ पे प्लानिंग प्रोसीजर्स होते हैं, तो वेस्ट मैनेजमेंट के सिस्टम अवेलेबल होते हैं, यहाँ की बिजली के रेट थोड़े से नस्बतन कम कर देते हैं, वो मुख्तलिफ तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो लोकेशन को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। अच्छा, ये हटके से ही एक बात थी बस, अब आगे चलते हैं। बिजनेस प्राइवेट सेक्टर भी होता है, पब्लिक सेक्टर भी होता है। पब्लिक सेक्टर क्या होता है सवाबाजी? जी, ये सुन रही हूँ। पब्लिक सेक्टर क्या होता है, सुनना नहीं है, जवाब देना है। पब्लिक सेक्टर होता है, नहीं आता। पब्लिक सेक्टर बिजनेस कौन सा होता है जो गवर्नमेंट चला रही होती है, पब्लिक सेक्टर बिजनेस होता है, जिसमें गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही होती है। बिजली गवर्नमेंट बना के डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है तो पब्लिक सेक्टर में आ जाएगी, अगर बिजली दे रही है गवर्नमेंट तो। प्राइवेट सेक्टर वो होता है जो कि फॉर प्रॉफिट काम करता है। ओ पब्लिक सॉरी, यस सेक्टर वो यस होता है यस। जो कि पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट और पब्लिक लिमिटेड दो अलग अलग चीज़ें हैं। गवर्नमेंट जो है वो उसको कंट्रोल कर रही होती है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर इसलिए कहते हैं, गवर्नमेंट को भी पब्लिक ही ओन करती है ना, मतलब लोगों की हुकूमत है तो लोगों का उस पर हक होता है। इससे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आती हैं, सफाई की कॉरपोरेशन गवर्नमेंट ने बनाई हुई है, पब्लिक सेक्टर में कहलाएगी।
और ऐसे ही इन्होंने एक चार्ट बनाया हुआ है, देख लीजिएगा कि लोकेशन ऑफ बिजनेस पे क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट डालते हैं। पुराने हैं हमने किए हुए हैं कि कहाँ लेबर अवेलेबल है, कहाँ पावर अवेलेबल है, कहाँ रॉ मटेरियल अवेलेबल है, कहाँ गवर्नमेंट के फ़ायदे अवेलेबल हैं, कहाँ सप्लायर अवेलेबल है, कहाँ कंपटीटर है। अच्छा जी, इसी तरह से गवर्नमेंट की ओनरशिप में मज़ीद बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे एयरलाइन हमारे यहाँ पीआईए गवर्नमेंट की ओनरशिप में है, हमारे यहाँ स्टील मिल गवर्नमेंट की ओनरशिप में, ये सब पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और आमतौर पे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में क्या प्रॉब्लम है कि वो चूंकि मोटिव प्रॉफिट नहीं होता तो वो लॉस में भी जाती हैं, करप्शन का भी शिकार रहती हैं, ओवर स्टाफिंग, ओवर एम्प्लॉयमेंट इनका बहुत बड़ा मसला है। गवर्नमेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को प्राइवेटाइज कर सकती है, करना चाहती है, कर भी रही है, पाकिस्तान में तो बहुत कर रही है आजकल। और बहुत सी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट कभी कभी नेशनलाइज कर लेती है कि ये हुकूमत को बेच दो ज़बरदस्ती। ठीक है, स्टेट ओनरशिप क्यों चाहती है? ताकि कोई चीज़ ऐसी है जिसमें कि मोनोपोली बन सकती है, तो गवर्नमेंट कहती है पब्लिक ये पब्लिक सेक्टर में ले आओ, इसको प्राइवेट में दे दिया तो बहुत चार्ज कर लेगा। सबसे बड़ी वजह यही होती है, नेचुरल मोनोपोली जहाँ बनने का चांस होता है ना, वहाँ गवर्नमेंट खुद आ जाती है। बात चीज़ें ऐसी ऐसी ज़रूरत की होती हैं, मोनोपोली तो नहीं होने का ज़रूरी, लेकिन वो चीज़ इतनी ज़रूरी होती है कि हम ये कहते हैं कि यार ये तो हमें खुद ही बनाना चाहिए, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। फॉर एग्जांपल नोट्स की प्रिंटिंग है, नोट्स की प्रिंटिंग हम गवर्नमेंट खुद अपने पास ही रखेगी। फिर इसके एडवांटेजेस जैसे हमने डिस्कस किया कि एसेंशियल सर्विसेज अगर हैं और गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड कर रही है तो वो लो कॉस्ट पे प्रोवाइड कर सकती है। और इससे गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो थोड़ा बढ़ता है, इससे भी इकॉनमी को बूस्ट मिल सकता है, लोगों को सैलरीज देते हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। डिसएडवांटेज ज़ाहिर है मैंने बताया कि ओवर स्टाफिंग होती है, पॉलिटिकल एम्प्लॉयमेंट्स होती हैं, इनएफिशिएंट वर्क होता है, प्रॉफिट मोटिव नहीं होता तो करप्शन भी होती है, पैसे जो भरते हैं वो टैक्स पेयर अपने पैसे भरते हैं। प्राइवेट सेक्टर में सारे बिजनेस आ गए, प्राइवेट सेक्टर में आ गए कि प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर क्या होता है? वो बंदा जिसने कंपनी खुद खोली है, एक ही बंदा है, खुद ओनर है। इसके सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज आपके जहन में होंगे कि अकेले चलाने का फ़ायदा है कि अपना डिसीजन खुद लेता है, किसी का इन्फ्लुएंस नहीं होता। नुकसान ये होता है कि फ़ंड लिमिटेड होते हैं और सारी लाइबिलिटी रिस्क सिर्फ एक ही बंदे का होता है। पार्टनरशिप में होता है कि रिस्क शेयर हो जाता है, लेकिन फिर पावर भी शेयर हो जाती है, लेकिन लाइबिलिटी अभी भी अनलिमिटेड ही होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी के अंदर कंपनी एक अलग अलग चीज़ बन जाती है, अलग उसकी हैसियत होती है, और इन केस ऑफ लॉस वो कंपनी ही लायबल होगी, वो बंदे जो उस कंपनी को ओन करते हैं वो लायबल नहीं होंगे, उनकी चीज़ें नहीं बिकेंगी, कंपनी की चीज़ें बिकेंगी। लिमिटेड लाइबिलिटी में दो तरह की कंपनी होती हैं, प्राइवेट लिमिटेड जिसके स्टॉक्स मार्केट में नहीं बेच सकते आप, और पब्लिक लिमिटेड जिसके शेयर्स और स्टॉक्स मार्केट में बेच सकते हैं आप। ठीक है, जितनी बड़ी कंपनी है यानी प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी को उतने ही ज़्यादा कंट्रोल होते हैं। जब आप मार्केट में शेयर बेचते हैं तो एक आम आदमी शेयर खरीद सकता है, तो कहीं वो आपके से धोखा ना खा जाए, इसलिए आपके ऊपर लाजम होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी पे कि अपने सालाना अकाउंट्स वो पब्लिश करती है सबके सामने। ठीक है, तो सोल ट्रेडर बताया मैंने, पार्टनरशिप बताई, प्राइवेट लिमिटेड बताई, पब्लिक लिमिटेड बताई। फिर मैंने आपको बताया कि जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है उसको बनाने का तरीका क्या होता है। कंपनीज एक्ट है, उसके तहत रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एक इदारा है गवर्नमेंट का, वहाँ पे जाके आपको अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी होती है। वो आपसे मांगता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ स्टेटमेंट्स मांगता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? आसान सी बात है, कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी का क्या स्टेटस क्या है, पब्लिक है, प्राइवेट है, कंपनी की क्या सिचुएशन है, कहाँ लोकेटेड है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कौन लोग इसको चला रहे हैं, कितना पैसा लगाया है, कितनी लाइबिलिटी है, ये इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आती है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में वो रूल्स आते हैं जिनके तहत ये कंपनी चलेगी। नया डायरेक्टर बनेगा तो कैसे बनेगा, पुराना डायरेक्टर हटेगा तो कैसे हटेगा, डायरेक्टर की क्या जिम्मेदारियाँ होंगी, सीईओ की क्या जिम्मेदारियाँ होंगी, इसकी क्या जिम्मेदारी होगी, कितने डिपार्टमेंट होंगे, डिपार्टमेंट कैसे चलेंगे। तो जो रूल्स ऑफ द इंटरनल रूल्स ऑफ द कंपनी, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, और कंपनी की डिटेल्स, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की कंपनी के नाम वगैरह क्या है, नाम, लोकेशन, डायरेक्टर्स के नाम,
कितना पैसा लग रहा है, कितना कैपिटल, कितनी लाइबिलिटीज़, कितनी एसेट्स, और कंपनी चलेगी कैसे, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। फिर मिसलिनियस डॉक्यूमेंट्स में क्या है कि जो भी लोग हैं उनकी बैंक स्टेटमेंट्स लाओ, उनके शनाख्ती कार्ड लाओ, उनका एड्रेस लाओ, किरायानामा लाओ, फलाना लाओ, ये मिसलिनियस स्टेटमेंट्स और डिक्लेरेशन आ गई। उसके बाद आप जब ये जमा करा देते हैं, उनको कोई डिसएग्रीमेंट नहीं होता, तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देते हैं कि अब इस कंपनी, ये इस नाम की कंपनी एक अलग से एंटिटी हो गई, अब इसका अकाउंट खुल सकता है, अब इससे इससे ट्रेडिंग हो सकती है, इसका शेयर इशू किए जा सकते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है। एक और केस है फ्रेंचाइज का। फ्रेंचाइज तो समझते ही होंगे, जैसे कि केएफसी की फ्रेंचाइज आप लेते हैं तो केएफसी के सारे रूल्स आप पे अप्लाई होते हैं, आपको मंथली कोई फ्रेंचाइज फीस देनी पड़ती है, वन टाइम भी कुछ पे करते हैं और फ्रेंचाइज की फीस भी देते हैं। एडवांटेज क्या है, आपको बना बनाया कारोबार मिल जाता है। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, अगर आपने ठीक ठाक देख के रिसर्च करके नहीं लिया तो ज़रूरी नहीं है कि आप इस मुल्क में वो फ्रेंचाइज चलती भी हो, लोगों को अवेयरनेस भी हो, लोगों को पसंद भी हो। ठीक है। ऐसे अलबैक की फ्रेंचाइज ले लें, चलेगी चलेगी पाकिस्तान में, तो हर कोई एक गर्म है, सर गर्म है कि कहीं से अलबैक की फ्रेंचाइज मिल जाए। अच्छा जी, मल्टीनेशनल क्या होती है, एक कंपनी जिसका कि एक से ज़्यादा मुल्कों में कारोबार हो। मल्टीनेशनल भी आप देख ही सकते हैं, बहुत सारी तरह की मल्टीनेशनल मौजूद हैं, जैसे कि टोयोटा मल्टीनेशनल है, हमारे मुल्क में मौजूद है, और भी मुल्कों में मौजूद है मल्टीनेशनल कंपनी। और कोई मल्टीनेशनल कंपनी जानती हैं, पेप्सी है, कोक है, नेस्ले है, सब मल्टीनेशनल कंपनी में एक से ज़्यादा मुल्कों में ऑपरेट कर रहे हैं। फ़ायदा क्या होता है मल्टीनेशनल का, उसके लिए उसको फ़ायदा ये होता है कि जिस मुल्क में जाके ऑपरेट करती है वहाँ के फिर टैरिफ वगैरह ख़त्म हो जाते हैं, उसके लिए टैरिफ कोटा नहीं लगता। अगर वो दूसरे मुल्क से बना के भेज रही होती है तो टैरिफ कोटा लगता है, उसको फ़ायदा ये है। और मुल्क को फ़ायदा ये है कि उसकी वजह से हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, पैसे आ रहे हैं। डिसएडवांटेज ये है कि पैसे पर निकाल के ले जा रहा है, वो किसी भी दिन फैसला कर लेगा मैं छोड़ के जा रहा हूँ तो छोड़ के जा रहा हूँ। ठीक है। उसका कंट्रोल बहुत बढ़ जाता है मार्केट के ऊपर, उसकी उसकी मर्जी चलने लगती है, वो सप्लायर्स के ऊपर अपना कंट्रोल कर लेता है, बड़ा होता है ना मल्टीनेशनल वाला, तो उसकी वजह से सोसाइटी को नुकसान हो रहा होता है। बात समझ में आ रही है, ब्लैंक तो नहीं हुए। अच्छा। अच्छा, फिर फाइनेंस के सोर्सेज क्या क्या होते हैं, इंटरनल सोर्सेज भी होते हैं और एक्सटर्नल सोर्सेज भी होते हैं। पैसे कहाँ से आएंगे, इंटरनल सोर्सेज में है रिटेन अर्निंग, प्रॉफिट जो बच रहा है, या चीज़ें बेच दो, या ओनर की अपनी सेविंग है। एक्सटर्नल सोर्सेज में तो ज़ाहिर है पूरी एक लिस्ट है, इसमें शॉर्ट टर्म भी है, लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में ओवरड्राफ्ट है, शॉर्ट टर्म लोन है, हायर परचेज है, लीजिंग है। क्या हो गया, बिजनेस बिजनेस, ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए ना, शॉर्ट टर्म लोन तो किसी से भी ले लिए, हो गई बात। हायर परचेज, हायर परचेज समझते हैं ना, किराए पे गाड़ी ले ली, हर महीने किराया दे रहे हैं उसका। लीजिंग, किस्तों पे ले ली, किराए पे और किस्तों में फ़र्क होता है ना। फिर ट्रेड क्रेडिट ले लिया, अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट पेबल वाला चक्कर। डेट फैक्टराइज कर डाल लिया आपने, मेरे पास इनवाइस थी 4 महीने बाद पैसे आने यार, ये अभी पैसे दे दो और थोड़े कम दे दो, डेट फैक्टरिंग कहलाती है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस, आप शेयर इशू कर दें, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं, मॉर्गेज क्या होता है, ये सब हमने बातें की हुई हैं, दोबारा एक दफ़ा दोहरा देता हूँ। प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं कि अगर प्रॉफिट आता है तो पहले प्रेफरेंस शेयर वालों को मिलता है, लेकिन उससे ही पहले डिबेंचर्स को मिलता है, क्योंकि डिबेंचर जो है वो शेयर ही नहीं होता बल्कि वो एक तरह का लोन होता है ना। तो उससे पहले डिबेंचर्स वालों को मिलता है, फिर प्रेफरेंस शेयर को मिलता है, फिर ऑर्डिनरी शेयर को मिलता है। मॉर्गेज तो उधार ही है, आपने अपनी एसेट जो है वो उधार पर उठा ली और बैंक को एसेट गिरवी रख ली, बैंक से कहा ये एसेट तुम रखो अपने पास, और अगर मैं पे नहीं कर सका तो एसेट तुम्हारी, मतलब इसको बेच के पैसे पूरे कर लेना। ठीक है। तो आप पैसे इंटरेस्ट पे उठाते हैं तो कंट्रोल आपका रहता है ज़्यादातर, लेकिन पैसे ऊपर देने पड़ते हैं। अगर आप शेयर इशू करते हैं तो कंट्रोल लूज़ होता है, लेकिन ऊपर से पैसे देने नहीं पड़ते। अच्छा जी, बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट वो स्नैपशॉट होता है कि आपकी इस वक्त आज के दिन जितनी भी एसेट्स लाइबिलिटीज़ हैं उनका उनका क्या हिसाब किताब है ना। एसेट्स लाइबिलिटीज़ ओनर इक्विटी को मिला के जब एक जगह रखा जाता है तो बैलेंस शीट कहलाती है। देखिए है ना बैलेंस शीट अकाउंटिंग में, ये बैलेंस शीट इसमें बनी हुई है, उसमें कैपिटल आता है कि
एक साइड पे लाइबिलिटीज़ में कैपिटल है, ओनर इक्विटी इसको आप कहते हैं, पे करंट लाइबिलिटीज़ आती हैं, दूसरी तरफ एसेट्स आती हैं। और फिक्स कैपिटल, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज़, ये जो पूरा एक हिसाब किताब है ये आता है। अब इसमें जो टर्म्स हैं इनको ज़रा समझ लीजिए क्या क्या हैं। करंट लाइबिलिटीज़ वो हैं जिनको कि आपको इसी पीरियड में पे ऑफ करना है, जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट है, छोटे मोटे डेट्स हैं। कैपिटल ओन जो है वो अमाउंट है जो कि आपने, आपका बिजनेस ओवरऑल एसेट्स ओन करता है, तो आप कह सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करंट लाइबिलिटीज़। लिक्विड कैपिटल क्या है? पार्ट ऑफ द करंट एसेट्स दैट आर कैश एंड आर इजीली चेंजेबल टू कैश, इसको आप करंट एसेट्स कहते हैं, लिक्विड कैपिटल भी कहलाता है। वर्किंग कैपिटल क्या है? वो पैसा जो कि आप पे कर सकते हैं, तो करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़ करते हैं, वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। ये रेशियोज याद हैं, थोड़े से बिजनेस स्टडीज में पढ़े थे हमने। तो वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। टर्नओवर क्या है? इन्वेंट्री टर्नओवर, कि आपका टोटल सेल्स ऑफ द बिजनेस ओवर द पीरियड ऑफ प्रीवियस ईयर्स एंड कैन इंडिकेट हाउ बिजी द फर्म हैज़ बीन। तो टर्नओवर निकालने का तरीका ये है कि टोटल सेल्स लेते हैं, गुड्स रिटर्न और गुड्स क्रेडिट पे इशू किए वाले माइनस कर देते हैं। 1 लाख रुपए अगर किसी की सेल्स हैं और 20,000 रुपये उसने क्रेडिट रिफंड्स दिए हैं, तो नेट टर्नओवर जो है वो 80,000 है। रेट ऑफ टर्नओवर क्या होगा? रेट ऑफ स्टॉक टर्नओवर, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। तो ये रेट्स याद करने पड़ेंगे, इसको कहीं निकालने के लिए आ सकते हैं ये जो सारे रेट्स हैं। टर्नओवर का क्या फ़ायदा है? अगर कोई बिज़नेस आप ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उस वक्त आप देखेंगे कि लो रेट ऑफ टर्नओवर का मतलब है कि हाई वैल्यू गुड्स आप बेचते हैं। हाई रेट ऑफ टर्नओवर का मतलब क्या है? पेरिशेबल गुड्स बेचते हैं। प्रॉफिट के भी कुछ मार्जिन है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन टर्नओवर इनटू 100 इज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन या ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है ना, याद है ना सारी चीज़ें। नेट प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो नेट प्रॉफिट अपॉन टर्नओवर। अब इन्होंने थोड़ा सा अपने आप को बिजनेस स्टडीज से अकाउंट्स अलग रखने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी चेंज की हैं। जैसे आप यहीं देख लें, बैलेंस शीट में उठा के देख लें, इधर देखिए, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, है ना। अब इसमें जो है वो जो यूज़ कर रहे हैं टर्मिनोलॉजीज वो कैपिटल की कर रहे हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है। टर्नओवर जब निकाल रहे हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज बोल रहे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन टर्नओवर, टर्नओवर किसे कह रहे हैं? व्हाट इज टर्नओवर? है शहबाजी? जी, अभी मैंने बताया था टर्नओवर क्या होता है। एक साल ये में टाइम कितना में कितना स्टॉक सेल किया आपने? एक साल में तो सब सेल किया आपने। यानी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड है डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक आपके पास कितना है, इतना स्टॉक था। फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख की सेल की और अभी आपके पास स्टॉक 1 लाख का है। तो अगर 1 लाख का स्टॉक है, इसका मतलब आपके पास 1 लाख रुपए का स्टॉक पड़ा रहता है। उसको आपने 10 दफ़ा सेल किया होगा तो 10 लाख की सेल बनी होगी। ऐसा नहीं है कि अगर 10 लाख की सेल है तो एक साथ 10 लाख बनाया होगा और एक साथ 10 लाख बेचा होगा, ऐसे तो नहीं होगा। 1 लाख की चीज़ बनाई होगी, बेची होगी, पैसे आए होंगे, फिर 1 लाख की चीज़ बनाई होगी, बेची होंगे, पैसे आएंगे, इस तरह घूमा होगा ना बिजनेस। ये टर्नओवर तो ये स्टॉक टर्नओवर है। तो ये टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए आपको। बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव करेंगे? अपने मार्जिन्स को इंक्रीज करें, अपनी प्राइसेस को रिव्यू करें, मार्केटिंग टेक्निक्स इंप्रूव करें, ऑनलाइन शॉपिंग का ऑप्शन दें,
एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को कोई ऑप्शन दें कि वो और ज़्यादा आपसे लॉयल हो जाएं, प्रोडक्ट रेंज बढ़ा लें, वो सारा बिजनेस स्टडीज़ में हमने पढ़ा। क्रेडिट फैसिलिटीज़ दें, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर करें, एक्सपेंसेस कट डाउन करें, इन्वेंट्री को मॉनिटर करें, मार्केटिंग कॉस्ट कम करें। तो ये स्ट्रेटजीज़ पूछ रहे हैं कि ये वाला मार्जिन, ये वाला कम करने के लिए क्या करूँ, ये वाला बढ़ाने के लिए क्या करूँ, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ाऊँ। तो कॉस्ट और रेवेन्यू को निकालेंगे ना प्रॉफिटेबिलिटी, तो कॉस्ट कम कर लें, रेवेन्यू बढ़ा लें। तो लास्ट हमारा टॉपिक है जो कि बहुत आसान सा टॉपिक है। बिज़नेस के अराउंड जो इन्वायरमेंट है वो ऐसे ऐसे चेंज हो रही है, तो बिज़नेस को भी अपने उसके हिसाब से चेंज होना पड़ेगा। तो बस यही बात है कि इन्वायरमेंट कैसे कैसे चेंज हो रही है। ये एक टर्मिनोलॉजी है, पेस्ट एनालिसिस या पेस्टल एनालिसिस, दोनों यूज़ होते हैं। एक नज़र देख लो फिर सो जाना बेटा, एक नज़र और से देखो, उठ के बैठो। पेस्ट एनालिसिस या पेस्टल एनालिसिस। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, आते रहते हैं ना, कभी इमरान खान की हुकूमत, कभी जरदारी की हुकूमत, कभी नवाज शरीफ की हुकूमत, कभी फौज की हुकूमत। इकोनॉमिक चेंजेस आ रहे हैं, कभी इकोनॉमिक बूम आ रहा है, कभी रिसेशन आ रहा है, उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना है। सोशल चेंजेस आ रहे हैं, पहले एक चीज़ बुरी समझी जाती थी, अपनी बुरी समझी जा रही है, पहले एक चीज़ अच्छी समझी जाती थी, अब बुरी समझी जा रही है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, तो आ ही रहे हैं, मोबाइल फ़ोन से फर्दर ऑनवर्ड्स। टेक्नोलॉजिकल के अलावा लीगल और इन्वायरमेंटल चेंजेस को भी आपको ऑब्जर्व करना है। ये तो पेस्ट या पेस्टल हो गया, PESTLE। तो आपको देखना है कि पॉलिटिकल कोई सिचुएशन आपको नई तो नहीं आने वाली, इसके लिए आपको तैयार रहना है। इकोनॉमिक इशू तो नहीं आ रहा, सोसाइटी में कोई चेंज तो नहीं आ रहा है, कल्चरल वैल्यूज़ के अंदर कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा, टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहा है मैं देख नहीं रहा, कहीं लेजिस्लेशन में कोई चेंज तो नहीं आ रहा है, कहीं इन्वायरमेंटल इशूज़ तो नहीं रेज हो रहे मेरे बिजनेस की वजह से। इनको देखते रहना है आपको। तो यही बातें आप देख लें, ये अभी डिस्कशन ही चल रही है खाली कि इन इश्यूज़ की वजह से पॉसिबल है कि अगर आपने इसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट नहीं किया तो कुछ ना कुछ आपके बिजनेस में प्रॉब्लम आ सकता है। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकली आपने अपने को अलग जगह अलाइन किया हुआ था, आप बहुत बढ़ चढ़ के इमरान खान कर रहे थे, अचानक से गवर्नमेंट ऐसी चेंज हुई कि अब जो इमरान खान की तारीफ़ कर रहा था वो फंस गया। तो आपको अपने बिजनेस के हिसाब से अगर सोचना है तो देख लें जी, पॉलिटिकली कोई चेंज ऐसा तो नहीं आने वाला कि आप अलग जगह अलाइन हो रहे हैं। Yes. ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि कोई इकोनॉमिक डाउन टर्न आने वाला है और आपने उसके हिसाब से अपनी कंपनी को एडजस्ट नहीं किया हुआ, प्राइसिंग नहीं देखी हुई। कहीं ऐसा तो नहीं आ रहा है एनवायरमेंटल डैमेजेस हो रहे हैं और आप उसको ख्याल नहीं करें तो एकदम से लोगों को पता चलेगा और फिर आपकी कंपनी को बाइकआउट कर देंगे, पेनल्टीज लग जाएंगी। तो बस ये बातें हैं जो कि आपको सोचनी है। और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका क्या आपको ख्याल रखना है। लोकल गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कर रही है, कंज्यूमर एसोसिएशंस हैं वो देख रही हैं मुसलसल कि कहीं आपकी कंपनी कोई मेल प्रैक्टिस तो नहीं कर रही, लोगों का नुकसान तो नहीं हो रही, एनवायरनमेंट का नुकसान तो नहीं हो रहा। फिर प्रैक्टिस, कोड ऑफ प्रैक्टिस है कि भाई मैं खुद ही अपना ख्याल ऐसे कर लूँ, अपनी कमिटमेंट खुद ही ठीक कर लूँ, अपनी अपने लेबर से फेयरली ट्रीट करूँ, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट से तरीके से बनाऊँ, कस्टमर्स के साथ लॉयल रहूँ, अच्छा इन्फॉर्मेशन को मैं ट्रांसपेरेंट रखूँ। अगर आप अपने ही खुद ही लॉज रूल्स बना के उस पर अमल पैरा होते रहेंगे तो फिर आपको दूसरे तक नहीं करेंगे या दूसरों के उसमें नहीं फंसेंगे आप चक्कर में। आपने ऊपर एक सख्त चेक अपना खुद लगा लीजिए, तो आप खुद ही उस सिचुएशन से बचे रहेंगे जो आगे आने में आपको गड़बड़ कर सकती है। बस ये टोटल कॉमर्स का कोर्स था। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होंगी बातें। अगर आपने बिजनेस स्टडीज़ पढ़ी हुई है फिर तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ गई होंगी, और अगर आपने बिजनेस स्टडीज़ नहीं पढ़ी हुई तो भी आपको हमने इस हद तक तो कम से कम बता दिया कि आपको कोई चीज़ अजनबी नहीं लग रही होगी। तो इंशाल्लाह एग्ज़ाम की प्रिपरेशन इससे हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको एग्ज़ाम के क्वेश्चंस देखने हैं, उसकी मार्किंग स्कीम को देख के फैसला करना है कि जो सवाल का जवाब आपके ख्याल से बनता है क्या मार्किंग स्कीम भी यही कह रही है या नहीं। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।